नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 15 और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2। तो आपको पता है बच्चों, हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रकाश के द्वारा हम किस तरीके से वस्तुओं को देख पाते हैं और लास्ट पार्ट के अंदर हमने परावर्तन के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि देखो बच्चों क्या होता है कि जो समतल दर्पण है उससे हम प्रतिबिंब किस प्रकार बना सकते हैं। तो समतल दर्पण का मतलब हो गया कि जो कांच, जिस कांच में आप रोज सुबह उठने के बाद आप तैयार होके कहीं पे भी जाते हैं, वो जो कांच होता है वो आपके समतल दर्पण होता है। ठीक है, अब उस समतल दर्पण पे आप अपने आप को देख पाते हो। तो मेरे सामने अगर दर्पण है तो मैं अपने आप को उसमें देख पाती हूँ, तो मैं जैसी हूँ उसमें वैसी ही दिखती हूँ ना। तो ये किस तरीके से हो पाया कि हम उसमें दिखते हैं। तो देखिए इधर कि मानो ये कोई दर्पण है, ये रहा आपका दर्पण। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है कि ये वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु से बहुत सारी क्या निकलेगी, किरणें निकलेगी। ठीक है, अब बहुत सारी किरणें निकलेगी तो हमने जैसे माना एक किरण ये ले ली, ये किरण यहाँ पे आई, इससे टकराई और टकरा के ये मुड़ गई, मतलब परावर्तित हो गई। ऐसे ही देखो दूसरी किरण आई, ऐसे ही यहाँ पे देखो ये तीसरी किरण आई और ऐसे भी आप बहुत सारे किरणें निकाल सकते हैं। ठीक है, वो क्या होगी, वो सब यहाँ पे टकराएगी इस दर्पण से। ठीक है, अब इस दर्पण से टकराने के बाद वो किरणें कहीं ना कहीं मुड़ जाएगी। ठीक है, अब जब हम इन किरणों को दर्पण में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो किरण ए थी ना, इधर देखिए ये वाली किरण है, ये कौन सी किरण है, ये किरण ए है। तो ये जो किरण ए थी ये वाली, हमें ऐसा लगेगा कि ये वास्तविक रूप में तो कहाँ, ये यहाँ से टकरा के इधर मुड़ी, लेकिन दर्पण में हमें लगता है कि ये यहाँ से आ रही है, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसे ही जो ये किरण बी है वास्तविक रूप में तो ये रही और परावर्तित इधर हो गई, लेकिन जब हम इसको दर्पण में देखते हैं तो हमें लगता है ये इधर से आ रही है। ऐसे ही तीसरी किरण देखो, लास्ट में इस जगह पे सारी किरणें हमें मिलती हुई लगती है। ठीक है, तो अब देखो कि यहां से यहां तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जहां पे भी किरण एक दूसरे को मिलती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है या काटती है, उसी जगह प्रतिबिंब बनता है। तो ये किरणें यहाँ पे मिली क्या, कहीं पे भी नहीं मिली ना, ये यहाँ पे जाके आपस में मिली है तीनों किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब देखो ये आपका दर्पण है और ये हो गई आपकी वस्तु। अब ये जितनी दूर है वस्तु इस दर्पण से, प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है। आप किस कांच में जब अपने आप को देखते हो, आप कांच से जितना दूर होते हो आप कांच में उतना ही दूर दिखाई देते हो। ठीक है, आप जितने हाइट के रियल में हो आप कांच में भी उतने ही हाइट के दिखते हो। मतलब जो वस्तु की साइज है वो जितनी होती है प्रतिबिंब भी उसी साइज का बनता है। वस्तु की दूरी इस दर्पण से जितनी होगी प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से उतनी ही होती है। बात समझ में आई है बच्चों? देखो इधर समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला तो प्रतिबिंब आभासी होता है, मतलब कांच के अंदर क्या वास्तविक रूप से एक और पर्सन होता है, एक और व्यक्ति होता है आपके जैसा नहीं होता है, सिर्फ आप हो वास्तविक रूप में। जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक रूप से नहीं है, वो आभासी है, वो सिर्फ लग रहा है कि कांच के अंदर है लेकिन रियल में नहीं होता है। ठीक है, सीधा आप सीधे खड़े हो कांच के सामने और कांच में उल्टा प्रतिबिंब थोड़ी बनता है, नहीं बनता। जैसे आप हो वैसे ही प्रतिबिंब बनता है, मतलब सीधा, और वस्तु के बराबर साइज का होता है कि मेरी हाइट 10 फीट है और कांच में आपको 5 फीट ही लग रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं, आप जितने लंबे हो आपको कांच के अंदर उतनी ही लंबाई का क्या मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है। अब दर्पण से वस्तु और इसके प्रतिबिंब बराबर दूरी पर होते हैं, ये हमने समझ चुके हैं कि आप अपने दर्पण से जितने दूर होते हो आपका बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूर होता है जितने दूर आप दर्पण से हो। तो ये क्या है, ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं कि सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु की साइज के बराबर होगा और दर्पण से बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो जो समतल दर्पण होता है उसकी कुछ विशेषताएं और होती है। क्या? देखिए, समतल दर्पण में किसी बिंदु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित होता है, हमें समझ आ गया। अभिलंब के आसपास यह प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की वस्तु दर्पण के सामने हो। यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर साइज का एवं आभासी होता है, यह भी हमें समझ में आ गया। अब परावर्तन के बारे में कुछ तथ्य है। अब देखो बच्चों, मेरे सामने क्या है, दर्पण रखा है। ठीक है,
अगर दर्पण में मैं अपना ये वाला हाथ उठाती हूँ तो कांच के अंदर भी क्या है, उस दर्पण में भी इधर वाली साइड का हाथ ही उठेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे सामने आप खड़े हो, दर्पण को हटा दिया मैंने और आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरे सामने है और मैंने ये वाला हाथ उठाया है, मतलब ये मेरा राइट हैंड है, और मैं आपको बोलूं कि आप अपना राइट हैंड ऊपर करो तो आपका मुंह मेरी तरफ है, तो आपका राइट हैंड इधर आएगा, जबकि मेरा राइट हैंड किधर आ रहा था, इधर आ रहा था। कहने का मतलब क्या हुआ कि वास्तविक रूप से तो हम अगर आमने सामने होंगे तो मेरा राइट इधर है तो आपका राइट इधर होगा, है ना। लेकिन मैं बीच में दर्पण ले आऊं और दर्पण में मैं अपने आप को देखती हूं तो मैं राइट हैंड ऊपर करती हूं तो दर्पण के अंदर मेरा राइट हैंड है वो लेफ्ट लगेगा और इधर वाला हाथ ही ऊपर होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ये वाला हाथ ऊपर कर रही हूँ दर्पण में और दर्पण ये वाला हाथ ऊपर कर रहा है, नहीं होता ना ऐसा। तो ये विशेषता है किसकी, परावर्तन की, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या हो गया कि यदि हम अपने आप को समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दाया भाग उसका बाया भाग दिखाई देता है और हमारा बाया भाग उसमें दाया भाग दिखाई देता है। यही क्या कहलाता है बच्चों, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। इधर देखिए ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया है तो जो प्रतिबिंब है उसका ऐसा लगेगा कि ये राइट हैंड है, क्योंकि ये वाला तो लेफ्ट हो गया ना, तो इसने तो लेफ्ट किया था और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो राइट कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो राइट बन रहा है, तो रियल में राइट हैंड है क्या, रियल में तो लेफ्ट ही है, लेकिन जो लेफ्ट है वो इसमें राइट लगेगा, जो बाया है वो इसमें दाया लगेगा, जो दाया है वो इसमें बाया लगता है। ऐसे ही देखो कि कांच है, कांच के ऊपर मैंने 2 लिखा ऐसे, तो आपको कांच के अंदर ये 2 कैसा लगेगा, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। इसी कारण आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस, क्यों, क्योंकि जब जो गाड़ियां हैं उस गाड़ियां अपने साइड ग्लास में या फ्रंट ग्लास के अंदर पीछे आती हुई एम्बुलेंस को देखे तो उन्हें वो क्या दिखे, सीधा लिखा हुआ दिखाई दे, क्योंकि अगर वो सीधा लिखेगा तो उसका प्रतिबिंब तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, तो उल्टा प्रतिबिंब पढ़ने में जोर आएगा हमें, है ना। समतल दर्पण से परावर्तन के कारण बाया भाग दाएं हाथ में एवं दाया हाथ बाएं हाथ में परावर्तित हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आगे देखिए, ऐसे समतल दर्पण में आप अपना पूर्ण प्रतिबिंब को देख सकते हैं जिसकी ऊंचाई आपकी वास्तविक ऊंचाई की आधी है। तो ये ऐसे कहना चाह रहा है कि अगर मेरी जो ऊंचाई है, मेरी जो हाइट है, और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा दर्पण लूं जिसमें मैं अपने आप को पूरा देख सकूं, तो मैं कितना बड़ा दर्पण लूं, तो आपकी जो हाइट है, आप अपनी हाइट का अगर आधा क्या लेते हो, दर्पण लेते हो, तो उसके अंदर आप अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाओगे। अगर मेरी 6 फीट हाइट है तो मैं 3 फीट हाइट का क्या लूं, दर्पण लूं, तो मुझे उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों कैसे कि ये दर्पण है, ये देखिए ये रहा दर्पण, ये आप खड़े हैं, ठीक है। तो आपसे बहुत सारी क्या निकलेगी, किरणें निकलेगी, हर तरीके से, ऐसा नहीं है कि इधर नहीं निकलेगी, चारों तरफ निकलती है किरणें, ठीक है। लेकिन हम दर्पण के सामने हैं तो दर्पण पे जो किरणें गिरेगी, तो देखो एक किरण माना ये गिरी, ठीक है, एक किरण यहां से गिरी, ठीक है, ये वाली किरण टकरा के किधर चली गई, इधर चली गई, और ये वाली किरण टकरा के इधर चली गई, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे क्या होगी, मिल गई ना 2 किरणें, और जहां पे भी मिलती है वहां पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो हमें क्या लगता है कि ये वाला प्रतिबिंब, ये वाली जो किरण है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और ये वाली जो किरण है वो यहाँ से आ रही है। तो देखो आपकी हाइट के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब बच्चों अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे समतल दर्पण की, जो स्ट्रेट होते हैं, जो समतल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। तो मैम हमें ये बताओ कि हम गोलीय दर्पण बनाएंगे कैसे। तो देखो बच्चों, इधर देखो कि हमने एक कांच लिया है, कांच का गोला लिया है, ठीक है। हमने दर्पण कैसे बनाया था कि हमने कांच लिया और उसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी। पॉलिश करने से क्या है, अब ये परावर्तन का काम करेगा। देखो बच्चों, जो सिंपल कांच होता है ना, सिर्फ कांच की बात कर रहे हैं हम, उसमें आप आर पार का देख सकते हो क्योंकि वो पारदर्शी होता है, ठीक है। हम अगर उसे अपारदर्शी बनाते हैं तो सिंपल कांच के एक साइड पे हम क्या है, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं। अब ये क्या हो जाता है, अब ये पारदर्शी नहीं होके अपारदर्शी बन जाता है। अब इससे हम आर पार नहीं देख सकते, अब इसमें हम हमारे प्रतिबिंब को देख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो कांच और दर्पण में अंतर क्या है कि कांच तो पारदर्शी हो गया और ये क्या है, इस पे हम
परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं, जिससे ये कांच से क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अभी हमने क्या लिया है, कांच का गोला लिया है। ठीक है, इस कांच के गोले को अगर मैं कहीं से काट दूं, जैसे मैंने ये वाला हिस्सा इसका काट दिया, या मैंने इसको इधर से काट दिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, ये मैंने इसको काट दिया और बाकी जो हिस्सा है बचा हुआ है उसको हटा दिया, इस कांच को हटा दिया, और हमने ऐसे दो हिस्से प्राप्त कर लिए। ठीक है, अभी ये क्या है, कांच का टुकड़ा है, इससे हम आर पार देख सकते हैं, ये भी पारदर्शी है। लेकिन अगर मैं अब इस कांच के टुकड़े पे, ठीक है, किसी एक तरफ पॉलिश कर दूं, जैसे मैंने इसके अंदर वाले हिस्से में पॉलिश कर दी, ये लो, ठीक है, या फिर मैंने इसके बाहरी हिस्से में पॉलिश कर दी, अब ये क्या है, अब ये बच्चों ये दर्पण बन गया। ठीक है, अगर दर्पण ऐसे होता सीधा, तो ये हो गया समतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट है, समतल है। लेकिन ये वाले क्या है बच्चों, ये हम एक कांच के गोले से काट के फिर दर्पण बनाए हैं, इसलिए इन्हें तो हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो बात समझ में आई। तो गोलीय दर्पण किससे कहते हैं कि यदि किसी कांच के गोले से हम कोई दर्पण बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो देखो बच्चों, पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी भीतरी अथवा बाहरी सतह पर पॉलिश की हुई होती है। अब देखो, गोलीय दर्पण हम कितने प्रकार के बना सकते हैं, तो दो, क्योंकि हमने जब काटा तो क्या है, दो हिस्से आए, एक तो इसका अंदर वाला हिस्सा है, एक इसका बाहर वाला हिस्सा है, तो दो प्रकार के दर्पण बना सकते हैं। यदि हम इसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर दें तो ऐसा दर्पण बन सकता है एक, और यदि मैं अंदर वाले पे पॉलिश ना करके जो इसका उभरा हुआ हिस्सा है मैं उस पे पॉलिश कर दूं तो ये दर्पण बन सकता है। तो ये हम दो प्रकार के दर्पण बना सकते हैं। तो ऐसा वाला जो दर्पण है जिसका उभरा हुआ भाग क्या करे, परावर्तन करे, क्योंकि इधर तो पॉलिश हो गई, अब कांच को उल्टा करके देखोगे तो थोड़ी ना आपको अपना प्रतिबिंब मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, कांच के सामने से मिलेगा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये परावर्तन का काम करेगा, अंदर तो पॉलिश है। तो ऐसा जो दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ हिस्सा परावर्तन का कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो आपके उत्तल दर्पण कहलाता है। लेकिन अगर ऐसा हिस्सा जो धंसा हुआ है अंदर की तरफ और ये परावर्तन का कार्य करे, तो ऐसा जो दर्पण है बच्चों वो आपके कहलाता है अवतल दर्पण। बात आई समझ में। तो हमारे पास दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब देखो बच्चों, उत्तल दर्पण किसको कहेंगे कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। तो देखो बच्चों, ये उभरी हुई सतह है ना, इस वाली सतह से क्या होगा, परावर्तन होगा। मतलब जब भी वस्तु रखी जाएगी तो इस वाली दिशा में रखी जाएगी, इसके पीछे वाली दिशा में नहीं रखी जाएगी, इधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इस तरफ से प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे ही अवतल दर्पण किसको कहेंगे, वह दर्पण जिसमें परावर्तन गोलाकार पृष्ठ की भीतरी सतह से होता है। भीतरी मतलब जो ये अंदर धसी हुई सतह है ना, ये वाली, इससे होता है, तो क्या कहलाएगा बच्चों, अवतल दर्पण। ठीक है, अब इधर देखिए गोलीय दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो देखो बच्चों, इधर देखो कि हमने ये गोला लिया, ठीक है, इस गोले को क्या किया, हमने काट लिया, और काट के हमें ये हिस्सा मिला और इससे हमने दर्पण बनाया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पूरे गोले की बात करूं तो इस गोले के लिए क्या है, ये केंद्र होगा कि नहीं, इस केंद्र से ये वाली जो दूरी है ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी ना। तो ये जो हमने दर्पण बनाया, जैसे मैंने ये वाला दर्पण बना लिया, ठीक है, अब इस पूरे गोले को भूल जाओ आप, लेकिन इस गोले का केंद्र तो ये है, तो ये वाला जो केंद्र है वो इसके लिए, किसके लिए, इस दर्पण के लिए क्या कहलाएगा बच्चों, वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, और ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या तो उतनी है क्योंकि इस गोले का भाग है ना, ये इस वाले गोले का भाग है ये दर्पण, तो इस गोले की जो त्रिज्या है वो ही इस दर्पण की क्या कहलाएगी बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये दो बात समझ में आ गई। तो इधर देखिए, यहाँ पे तो क्या है, ये अवतल दर्पण है, तो ये वाला पृष्ठ क्या करेगा, परावर्तन का काम। ये उत्तल दर्पण है तो इसका ये उभरा हुआ हिस्सा क्या करेगा, परावर्तन का काम। अब ये जो दर्पण है ये इस गोले का कटा हुआ भाग है ना, तो इसका जो केंद्र है वो इस दर्पण का क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और ये जो त्रिज्या है वो इसके लिए क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ऐसे ही ये वाला जो केंद्र है इस गोले का क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और ये जो त्रिज्या है इस गोले की क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, आगे बात करते हैं ध्रुव। अब ध्रुव किसको कहेंगे बच्चों, कि ये जो दर्पण बना लिया हमने, ठीक है, इतना बड़ा दर्पण बनाया, इस दर्पण का जो ये एकदम सेंटर वाला जो पॉइंट होता है ना,
ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाता है बच्चों? ध्रुव कहलाता है, इसको हम P से लिखते हैं। ऐसे ही इस वाले दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो मध्य बिंदु है ये क्या कहलाएगा? आपका ध्रुव कहलाता है। तो ध्रुव किसको कहते हैं? यह गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र आपने पढ़ लिया, ये क्या है? इन दोनों का वक्रता केंद्र है। तो परिभाषा क्या होगी? यह उस खोखले गोले का केंद्र है जिसका एक भाग गोलीय दर्पण है। इससे दर्पण की गोलीय पृष्ठ से दो अभिलंब खींचकर इनको आपस में कटाव बिंदु द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और जो वक्रता केंद्र है उसको हम किससे लिखते हैं बच्चों? सी से लिखते हैं। जो वक्रता केंद्र है उसको हम किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। और पी मतलब क्या होता है? ध्रुव होता है। आगे देखिए बच्चों, वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखो इधर कि ये तो आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये आपका ध्रुव हो गया, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ही क्या कहलाएगी? आपके वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसके लिए वक्रता त्रिज्या ये वाली होगी। नेक्स्ट देखिए मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या है कि ये काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक मतलब वास्तव में नहीं होती है। हम मानते हैं कि जो ध्रुव है और जो वक्रता केंद्र है, ठीक है, जो ध्रुव है और जो वक्रता केंद्र है, इन दोनों का अगर मैं आपस में किसी रेखा से मिलाऊं, ठीक है, तो ये वाली काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही इसका वक्रता केंद्र ये रहा, इसका ध्रुव ये रहा, इनको मैं किसी रेखा से मिला दूं इस तरीके से, तो ये जो लाइन आई ना बच्चों, ये लाइन ही आपके क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और दोनों में क्या होती है? समान ही होती है, ठीक है। आगे देखिए, वह काल्पनिक रेखा जो ध्रुव को वक्रता केंद्र से जोड़ती है मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे देखिए मुख्य फोकस। तो फोकस देखो बच्चों, वो बिंदु होता है जहां पे किरणें आपस में काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वो ही क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस कहलाता है। आगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो, दर्पण के मुख्य अक्ष के करीब और समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से होकर गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। और इसको किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। तो जैसे ये जो दर्पण है, ठीक है, ये तो क्या हो गया? इसका ध्रुव हो गया, ठीक है, ये हो गया ध्रुव। ये माना इस गोले का कटा हुआ भाग है, तो ये इसका केंद्र क्या हो गया? इसका वक्रता केंद्र हो गया। इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य की दूरी क्या हो गई? आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं कि कोई भी, जैसे ये वाला है, ये दर्पण कौन सा दर्पण बन गया? ये अवतल दर्पण, ठीक है। इस बाकी के हिस्से को हम हटा देते हैं। अब इस दर्पण के ऊपर कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु को हम इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे? तो वस्तु को हम इधर रखेंगे, क्योंकि इधर तो परावर्तक पदार्थ की पॉलिश है, तो उधर से तो क्या प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, हमें वस्तु इसके सामने रखनी होगी। तो माना हमने वस्तु यहाँ पे रख दी है, कोई वस्तु है। अब इस वस्तु से जितनी भी किरणें निकलेगी वो क्या आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के अगर समांतर आती है तो वो किसी बिंदु से क्या है? निकलती हुई प्रतीत होती है। ये किरण इधर से निकल जाएगी, ये इधर से निकल जाएगी, ये इधर से निकल जाएगी। तो जिस बिंदु से निकलती है वो बिंदु ही क्या कहलाता है बच्चों? फोकस कहलाता है। और फोकस दूरी किसको कहते हैं? कि आपका जो ध्रुव है और जो आपका फोकस है, इसके बीच की दूरी तो क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। और जो आपका वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, तो और इसके मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इधर देखिए, दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके पास फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध बताया गया है, और वो संबंध क्या होता है कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, जिसको हम आर से लिखते हैं, वो जो आपकी फोकस दूरी है उसकी बिल्कुल दुगनी होती है। कितनी होती है? दुगनी होती है। या आप ये कह सकते हो कि आपकी जो फोकस दूरी होती है वो आपकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। दोनों एक ही बात है। इधर देखिए कि आपका सी कहाँ था? इसमें आपका सी ये रहा ना, यहाँ पे सी है, ठीक है, ये आपका पी है। तो इससे वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक हुई? सी से लेके पी तक की दूरी। तो लगभग इसकी जो आधी दूरी है ना, वो ही आपका क्या है बच्चों? फोकस बिंदु है, ठीक है। इधर देखिए, ये एक दर्पण है। इस दर्पण पे देखो कोई किरण आ रही है, ये किसी वस्तु से, वस्तु अनंत पे है। तो ये पहली किरण आई, ये इससे टकराई, और टकराने के बाद देखो ये फोकस में से गुजर गई, ठीक है। तो जिस जगह से गुजरी ना, वो बिंदु तो हो गया फोकस,
ठीक है। और फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या होगी बच्चों, फोकस दूरी होगी। और आपके जो वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जितनी दूरी होगी उतनी दूरी आपके फोकस और ध्रुव के मध्य होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या जो हुई, ये वाली जो दूरी, वो आपकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। ये बात समझ में आ गई बच्चों। आगे देखिए अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने संबंधी नियम। तो देखो बच्चों, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने परावर्तन के नियम पढ़े और उससे हमने समतल दर्पण पे क्या बनाया, प्रतिबिंब बनाया, ठीक है। अब समतल दर्पण के बाद हमारे पास क्या आ गया, गोलीय दर्पण आ गया। अब परावर्तन तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे समतल दर्पण पे हुआ, जैसे किसी भी वस्तु पे हुआ, ठीक है। लेकिन गोलीय दर्पण से जब हम परावर्तित करते हैं किसी भी किरणों को, तो उसके कुछ नियम है कि कौन सी किरण किधर से आएगी और किधर जाएगी और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो हम अब पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला कि अगर कोई किरण ध्रुव पर आती है, तो देखो बच्चों ये क्या है, ये आपका कोई दर्पण है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ध्रुव। ये आपकी होगी फोकस दूरी और ये इसकी लगभग दुगनी क्या हो गई, आपके वक्रता केंद्र हो गया। ये बात आई समझ में। अब देखिए, कोई भी किरण अगर किस पे आती है, ध्रुव पर, तो ध्रुव कहाँ है, ये रहा। तो ध्रुव पे कैसे आएगी, ऐसे आएगी, इस तरीके से आएगी ना। तो ध्रुव पे अगर कोई किरण आती है तो ये यहाँ से टकरा के पुनः इधर लौट जाती है। मतलब जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। ये किसका नियम है, ये ध्रुव पे आने वाली किरण का नियम है। तो देखो बच्चों, दर्पण के अक्ष से कोई कोण बनाती हुई दर्पण के ध्रुव पर टकराने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी कोण पर मुख्य अक्ष के दूसरी ओर परावर्तित हो जाती है। अब दूसरा नियम देखो बच्चों, इधर देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दे रखे हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल, मतलब इसका अंदर वाला भाग परावर्तन का काम करेगा। ये कौन सा हो गया आपके उत्तल, इसका उभरा हुआ भाग काम करेगा, ठीक है। अब इधर देखिए, ये कोई किरण आई, कहाँ से आई, पहली किरण देखो ये रही, कहाँ पे आ रही है, देखो ये ध्रुव पे आई। तो ध्रुव पे आई तो टकराने के बाद ऐसे की ऐसे कहाँ चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी पहली किरण, ठीक है। अब दूसरी किरण की बात करते हैं हम। इधर देखिए, ये दूसरी किरण है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है ना। इस मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी किरण आ रही है कि ये मुख्य अक्ष ऐसा है, तो ये ऐसे ही दूसरी किरण आ रही है, देखो ये आ गई। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से निकल जाएगी, फोकस में से निकल जाती है। ये देखो, ये फोकस में से निकल गई, ये आपकी दूसरी किरण, ठीक है। ये इधर से आई और इधर निकल गई, ठीक है। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर ये क्या है, आपका वक्रता केंद्र है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र में से आती है, ये देखो इसमें से आई, ठीक है, तो वो परावर्तित होके पुनः इधर ही चली जाएगी, ऐसे की ऐसे चली जाएगी। मतलब इधर वक्रता केंद्र में से आएगी और वक्रता केंद्र में से पुनः चली जाती है, ठीक है। अब बात आती है चौथी किरण की। तो देखो चौथी किरण क्या कहती है, चौथी किरण कहती है कि अगर वो फोकस में से आएगी, आपका ये फोकस है, तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस में से निकल गई, ठीक है। अब अगर किरण फोकस में से आती है, ये फोकस में से आई, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हैं। बात समझ में आई क्या। तो ये आपके गोलीय दर्पण के क्या है, परावर्तन के नियम है। पहला नियम तो क्या है कि अगर कोई किरण ध्रुव पे आती है तो जितने डिग्री के कोण से, जितने डिग्री के वेग से आती है, जितनी दूरी से आती है, परावर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष के उसके दूसरी तरफ उतनी ही वेग, उतनी ही दूरी, उतने ही कोण से परावर्तित होती है, पहला। दूसरा नियम था कि ये जो आपकी मुख्य अक्ष है, ठीक है, इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आती है और टकराने के बाद, मतलब परावर्तन होने के बाद, वो फोकस में से निकल जाएगी, ये रहा आपका फोकस, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी क्या थी कि ये आपका वक्रता केंद्र है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र में से आती है तो और टकराती है तो टकराने के बाद वापस वक्रता केंद्र में से चली जाएगी, ये आपके हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर किरण किस में से आ रही है, फोकस में से आ रही है और टकराती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किसके लिए पढ़े हम, अवतल दर्पण के लिए पढ़े। और ये नियम किसके लिए है, आपके उत्तल दर्पण के लिए है। इधर देखो, ये आपकी पहली किरण आ रही है, ठीक है, ये टकराई किससे, ध्रुव से। तो ध्रुव से जैसे आती है किरण वैसे दूसरी तरफ चली जाती है। ये बात आ गई समझ में,
ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी किरण। ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये टकराई और टकरा के ये इधर चली गई। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये इधर चली गई, हाँ इधर जाएगी, लेकिन आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये किरण यहां से आ रही है और ये क्या है आपका फोकस है, देखो तो फोकस में से आती हुई लगेगी। ठीक है, लगेगी, आपको प्रतीत होगी, वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तीसरा नियम क्या कह रहा था कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र में से आती है, तो देखो ये वाला जो दर्पण बना है ये इस वाले गोले का भाग है ना, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और वक्रता केंद्र की आधी क्या फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो ये वाली किरण जब इस पे आती है तो हमें क्या लगता है कि वक्रता केंद्र में से आ रही है, तो वक्रता केंद्र में से आने वाली वापस वक्रता केंद्र में से ही चली जाती है, ये चली गई। ठीक है, चौथी किरण वो क्या होगी, चौथी किरण अगर मैं ध्रुव किस में से आऊं, फोकस में से आऊं, तो ये रहा आपका फोकस, तो और ये रियल में तो यहाँ से आके यहाँ से टकरा के चली जाती है, लेकिन हमें क्या लगता है कि ये किरण फोकस में से आ रही है और फोकस में से आने वाली किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये 4 नियम है आपके। ठीक है, अब देखो इधर अवतल दर्पण में तो वास्तविक रूप से ऐसा होता है और यहाँ पे हमें सिर्फ प्रतीत होता है, आभास होता है, वास्तविक रूप में ये किरणें ऐसे नहीं मिलती है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे मिल रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अगर कांच में अपने आप को देखते हो, दर्पण में अपने आप को देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि इस दर्पण के अंदर भी एक और व्यक्ति है, लेकिन क्या वास्तविक रूप में है, वो वास्तविक रूप में नहीं होता है, हमें सिर्फ आभास होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आभास होता है, यहाँ पे ये वास्तविक रूप से होता है। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं हम। देखो सबसे पहला हमने पढ़ा ध्रुव पे आने वाली किरण वापस वैसे ही चली जाएगी। दूसरा नियम है समांतर किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस में से जाएगी। देखो अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए समांतर किरणें इस प्रकार से परावर्तित होती है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, हमें आभास से होता है सिर्फ। ठीक है, दूसरा है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, तो पता है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण दर्पण अभिलंब की दिशा में दर्पण से टकराती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है, ये भी हमने पढ़ लिया। और लास्ट है फोकस से गुजरने वाली किरण, तो जब भी फोकस से आएगी तो किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष में से के समांतर आएगी तो फोकस में से गुजर जाएगी। तो इधर देखिए प्रकाश किरणों के उत्क्रमणता नियम के अनुसार दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाती हुई या मुख्य फोकस से गुजरकर दर्पण पर आपतित किरण इससे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम थे, आप इन नियमों को याद करिए और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, दर्पणों से क्या करेंगे, हम प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।